देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, निगमित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप कह सकते हैं उसको, जो अपना इन्वेस्टमेंट करता है किसी रिसर्च के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद कैलकुलेट करता है कि किसी चीज पर लागत मेरी कितनी हुई, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना हुआ और कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए। जहां तक सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ की बात है, उसने पहले भी अनाउंसमेंट में कहा था जितना हो सकेगा मैं कंट्री की मदद करूंगा कम से कम पैसे रख के, लेकिन क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो उसको प्रॉफिट भी चाहिए। जहां एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके 150 रुपए की वैक्सीन की अभी 150 रुपए में सप्लाई कर रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन के दाम बढ़ने को लेकर उठते सवालों पर यह कहना है डॉक्टर अंशुमान कुमार का, जो धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर हैं। नमस्कार, आज है गुरुवार 22 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार। पूछा, जमीनी हकीकत को क्यों नहीं स्वीकार कर रही सरकार। कहा, कैसे भी करके किया जाए सप्लाई का इंतजाम। चिकित्सक जरूरतों में लगाई जाए इस्पात, पेट्रोलियम सहित सभी उद्योगों की सारी ऑक्सीजन। देश में कोरोना मरीजों की संख्या ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में 3,15,000 नए मामले, मौत का आंकड़ा बढ़कर 2,102 पर। इससे पहले अमेरिका में 8 जनवरी को सबसे अधिक 3,07,000 केस आए थे सामने। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की उपयोगिता पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी की रिपोर्ट। बताया, टीकाकरण करा चुके हर 10,000 लोगों में से केवल 2-4 में मिल रही संक्रमण की शिकायत। कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवा चुके लोगों में अब तक 0.4%, तो कोविशील्ड के 0.3% हुए कोरोना पॉजिटिव। 8,000 किलोमीटर का नॉन स्टॉप सफर तय करके फ्रांस से भारत पहुंचे 4 नए राफेल लड़ाकू विमान। गुजरात के जामनगर एयरबेस पर किया लैंड। उड़ान के दौरान फ्रांस और यूएई के फ्यूल टैंकर्स ने हवा में ही भरा ईंधन। अब खबरें काम की। महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ी पाबंदियां। 22 अप्रैल से 1 मई तक का सख्त लॉकडाउन। दफ्तरों में 15% स्टाफ की अनुमति। शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 25 मेहमान। 2 घंटे में निपटाना होगा कार्यक्रम। दिल्ली में समर वेकेशन के दौरान निलंबित रहेंगी ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग संबंधी एक्टिविटीज। राज्य सरकार ने छुट्टियों के बावजूद कुछ निजी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की शिकायत आने के बाद दिया आदेश। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, कोविशील्ड वैक्सीन के दाम बढ़ने पर मचा बवाल। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमान कुमार से। देश में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन के 3rd फेज के ऐलान के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कोविशील्ड वैक्सीन के नए दाम घोषित कर दिए हैं। राज्य सरकारों को एक डोज 400 रुपए में दी जाएगी, तो वहीं निजी अस्पतालों को 600 रुपए में। केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग अलग कीमत पर विपक्ष ने सवाल उठाए, तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने सफाई दी है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के पहले से दिए ऑर्डर के दाम 150 रुपए ही लिए जाएंगे, लेकिन उसके नए ऑर्डर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट 400 रुपए ही वसूलेगा। डॉक्टर अंशुमान कुमार, बड़ा सवाल ये कि 3rd फेज के वैक्सीनेशन के लिए टीके के अलग अलग दाम क्यों तय हुए हैं? इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, निगमित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप कह सकते हैं उसको, जो अपना इन्वेस्टमेंट करता है किसी रिसर्च के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद कैलकुलेट करता है कि किसी चीज पर लागत मेरी कितनी हुई, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना हुआ और कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए। जहां तक सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ की बात है, उसने पहले भी अनाउंसमेंट में कहा था जितना हो सकेगा मैं कंट्री की मदद करूंगा कम से कम पैसे रख के, लेकिन क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो उसको प्रॉफिट भी चाहिए। जहां एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके 150 रुपए की वैक्सीन की अभी 150 रुपए में सप्लाई कर रहा है।
उसके बाद किसी भी कंपनी को अपनी प्राइस लिस्ट, प्रपोज प्राइस लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करनी होती है कि ये मेरा प्रपोज प्राइस लिस्ट है। उसके बाद डिसाइडिंग बॉडी होती है, कंपनी के लोग और गवर्नमेंट के लोग बैठ के एक निर्धारण करते हैं कि ये समुचित मूल्य कीमत इसकी होनी चाहिए। ये तो नॉर्मल दवाइयों के लिए ठीक है, लेकिन महामारी जैसी चीज में जहां एक वैक्सीन समाधान के तौर पर उभर के आया था, इसमें एसेंशियल ड्रग एक्ट एंड ड्रग पॉलिसी काम करती है, जिसका काम 3 है। एक, सप्लाई को समुचित तरीके से पहुंचाना, मतलब सही समय पे जितनी डिमांड है उतनी पूरी होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल प्राइस नहीं रखी जाए, मतलब अफोर्डेबिलिटी एक इशू ना बन जाए। और थर्ड, अग्रीमेंट बीच में ना तोड़ दिया जाए। जितनी अग्रीमेंट की बात, जितने सप्लाई की बात हुई उसको पूरा करना, ये ड्रग पॉलिसी के तहत उनको मानना पड़ेगा। तो इस निर्धारण में सरकार के साथ उनका क्या डिस्कशन हुआ, ये तो सरकार को मालूम हो या सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ को मालूम होगा। लेकिन एज एन एक्सपर्ट मेरा ये मानना है कि एपिडेमिक के टाइम में मिनिमम प्रॉफिट के साथ किसी भी कंपनी को वैक्सीन कंट्री में देना चाहिए, क्योंकि बहुत जाने जा रही हैं और इलाज पे बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। तो अगर बिजनेस पॉइंट से भी हम समझें तो हम पैसा सेव करेंगे अगर वैक्सीनेशन से हम प्रोटेक्शन लेवल कंट्री के सिटीजन में बढ़ा लेते हैं। तो जाहिर है कि राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों का प्रॉफिट मार्जिन निकलने के बाद लोगों को इस टीके की कीमत 400 और 600 रुपए से ज्यादा ही चुकानी पड़ेगी। तो इसका क्या असर पड़ सकता है बड़े स्केल पर वैक्सीनेशन पर? जी, वैक्सीन की जब शुरुआत हुई तब आपने देखा था कि वो पूरा बहुत गलतफहमी के तहत कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट से लेके और सुअर की चर्बी से लेके ये गुमराह किया गया, जिसने वैक्सीनेशन के प्रोसेस को स्लो कर दिया था। इसी तरह से अब जब लोगों में ट्रस्ट जगा, वैक्सीनेशन के प्रति लोग जागरूक हुए, आगे आने लगे, तो मुझे कोई भी चीज ऐसी अगर आड़े आते दिखे जिससे वैक्सीनेशन प्रोसेस स्लो हो, तो ये फिर से हम वायरस को समय दे देंगे फर्दर म्यूटेशन करने के लिए और ट्रांसमिशन चेन को रोक नहीं पाएंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इसकी कीमत हो सकती है। या तो आप कीमत ज्यादा कर देते हैं या पैसे देके वैसे व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना पड़ा, जैसे दिहाड़ी के मजदूर, रिक्शा पुलर, जिनकी हो सकता है दिन की कमाई ही 500 रुपए की हो, तो वैक्सीन कभी नहीं लगवाएंगे। और सीधी सी बात है, किसी भी कंट्री में अनइम्यूनाइज्ड अगर लोग रहेंगे ज्यादा संख्या में, तो हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं कर पाएंगे और ट्रांसमिशन चेन नहीं रुक सकती है। तो इससे नुकसान ऐसा नहीं है, हाई सोशियो इकोनॉमिक क्लास को भी होगा, लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास को तो होगा ही होगा, और ओवरऑल नुकसान पूरे भारतवर्ष का होगा, क्योंकि फिर से म्यूटेड वायरस अलग अलग रूप लेके आएगा और लोगों को इन्फेक्ट करेगा और ये चेन बनी की बनी रह जाएगी। अभी कोवैक्सीन ने अपनी नई कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन क्या अब आगे उसके दाम भी बढ़ते देखेंगे हम अगले चरण में? वैक्सीन प्रोडक्शन, कोवैक्सीन भारत सरकार के अंदर प्रोडक्शन चल रहा है, आईसीएमआर का कोलैबोरेशन है, और ये जो वैक्सीन की कीमत तय करें, तो मुझे उम्मीद ऐसी है कि सीरम इंस्टीट्यूट से ज्यादा इनकी कीमत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज होगा, सब कुछ होगा, और अफोर्डेबिलिटी इंडिया में एक मेजर इश्यू है, इसलिए उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसकी कीमत कम ही रखनी चाहिए। और आगे जो विदेशी वैक्सीन देश में आने वाली है, उनकी प्राइसिंग भी क्या हायर साइड रह सकती है? अब जैसे आधार पूनावाला ये कह रहे हैं कि फाइजर के दाम प्राइवेट मार्केट में 1500 रुपए प्रति डोज हैं, वहीं चीनी और रूसी वैक्सीन के दाम 750 रुपए हैं, इससे बल्कि ज्यादा भी है वहां पर। तो उनका कहना है उससे उन्होंने काफी कम रखे। लेकिन क्या ये विदेशी वैक्सीन जब भारत आएंगी तो ये इसी कीमत पर ज्यादा दामों पर ही आ सकती हैं? देखिए, विदेशी कंपनियां फिर भी बहुत कॉम्पिटिटिव होती है अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। बहुत एक्सपोनेंशियल प्राइस अगर रखेंगे तो हिंदुस्तान की जनता का मूड आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि 1 मिनट नहीं लगेगा नकारने में कि मैं वैक्सीन नहीं लगवा रहा हूं। तो विदेशी कंपनियां इन चीजों को भाप लेती है कि किस एरिया में मुझे मार्केट करना है, और अगर वो वैक्सीन का प्राइस बहुत हाई रख लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 700 रुपए, 400 रुपए, ऐसी बात जो हो रही है, और कोई वैक्सीन 2000 रुपए में लेके आ जाए, तो उसको लगवाने वाले लोग हिंदुस्तान में लेस देन 10% लोग होंगे, जो हाई सोशियो क्लास के लोग होंगे। ऐसी गलती विदेशी कंपनी नहीं करेगी, और आइडियली सरकार को भी उस प्राइस पे वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं होने देना चाहिए, उनसे प्राइस की बार्गेनिंग करके अफोर्डेबल प्राइस पे ही वैक्सीन को उतारना चाहिए।
45 साल से अधिक उम्र वालों को भी अब इस टीके की क्या नई कीमत ही चुकानी पड़ेगी? मान लीजिए जिनकी सेकेंड डोज की डेट मई में है, तो क्या अब उन्हें 250 के बजाय ज्यादा कीमत देनी होगी? और इसका असर क्या इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस पर पड़ सकता है? क्योंकि एक तरफ सरकार पर दबाव है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। जी, देखिए ये तो जो नीति निर्धारक लोग बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, वही बता सकते हैं। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, अग्रीमेंट एक चीज होती है, मीन्स ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ये जो प्रोसेस होता है, जैसे आपने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले से ऑर्डर दे रखा है सीरम इंस्टीट्यूट को, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि जितने की ऑर्डर मुझे मिली उस केंद्र सरकार को मैं 150 रुपए में वैक्सीन सप्लाई करूंगा। मतलब ऑफर को जब एक्सेप्ट किया उसको पूरा करना पड़ा। तो जिसने पहली डोज ले ली उसने वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया। जिस प्राइस पे उनको पहली डोज मिली, आइडियली सेकेंड डोज भी उसी प्राइस पे उनको मिलनी चाहिए। जी, और जैसे कि मैंने कहा कि जो कोशिश है सरकार की ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण की, ये जो दाम वाली बात है, क्या ये इसमें कहीं बाधक बन सकती है, प्रोसेस को स्लो कर सकती है? बहुत बहुत बड़ा हर्डल बन सकता है ये, अगर इसको सही तरीके से नहीं उतारा गया, सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया गया, तो ये कीमत इटसेल्फ वैक्सीनेशन प्रोसेस को स्लो, बंद या बिल्कुल आप कह रहे हैं कि नागवारा गुजर जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बहुत कॉन्शियसली डिसीजन लेके सरकार को वैक्सीन की कीमत को रेगुलेट करके, और मैं तो यही कहूंगा कि ड्रग पॉलिसी और ये सारी जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल के पास है, उनको चाहिए कि एक पॉलिसी बनाए, एक प्राइस रखें और पूरे कंट्री को एक रेट पे वैक्सीन उपलब्ध कराएं, तब जाके ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। अदरवाइज आज तक पूरे कोरोना मैनेजमेंट में क्या हुआ, उदाहरण के तौर पे चाइना से हम कंपेयर कर लें, चाइना का डिसीजन एंड पॉलिसी मेकिंग हर समय कोविड ग्राफ से अहेड रहा, उससे आगे चला, और इंडिया हर समय पीछे चलता रहा। घटनाएं घट जाती हैं तो आग बुझाने के लिए कुआं खोदा जाता है, और ये पीछे चलने के डिसीजन को मैं हर समय कहता हूँ कि पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेथड है। ये एडहॉकिज्म और इम्पल्सिवनेस से परिपूर्ण डिसीजन है, जिसका लाभ कभी जनता को नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर अंशुमान कुमार, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान में खुले एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी का रुख। मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1870 में रूस की क्रांति के जनक लेनिन का जन्म हुआ था। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दिया। 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया। बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। अगले 3 दिन के दौरान यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट, गरज के साथ बारिश होने के भी आसार। अब बारी सुविचार की। मशहूर कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, इंसान जुर्म करने के बाद सजा से ज्यादा जलील होने से डरता है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।